पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर एक एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम और हुकूमत की तरफ से ये प्रपोज की जाएगी। आज खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ अपनी काबीना बल्कि अपने जो अरकान असम्बली हैं अपनी जमात के और जो इत्तेहादी हैं उनको भी इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत कर दी है और गालिब इम्कान है कि 7 नवंबर को इजलास पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा और उसमें ये जो मसवदा है ये जो तरमीम है 27वीं आईनी तरमीम ये उसमें पेश की जाएगी। और आज स्पीकर ने वज़ीर आज़म की तरफ से मिलने वाले टास्क के ऐन मुताबिक जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके जो पार्लिमानी लीडरान हैं उनका इजलास बुलाया था और वहाँ से जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि ये इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है और 14 नवंबर तक इस तरमीम को मंजूर करवाना जो है वो मकसूद है। और ये वैसे तो बज़ाहिर कुछ इसके नकात इस तरह के हैं कि जिस पर पाकिस्तान की एक दो बड़ी सियासी जमातों को खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी तरफ से बातें जो सामने आ रही हैं कि उनको एतराज़ हो सकता है NFC अवार्ड के सिलसिले में। तो बाकी जो है और भी कई ये पूरा पैकेज है एक जिसमें 253, 254, 245 और जो है वो आइनी अदालत के क़याम का मामला भी है, जजों के तकर्रुर और तबादले का भी मामला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इनकॉर्पोरेट होंगी और जो पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर के अंदर और सियासी स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें मिसफिट हैं उनको फिट करने की कोशिश की जाएगी। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या इस पर पेशरफ्त होती है, लेकिन हमने इसका जायज़ा लेना है, अपने पैनल के साथ गुफ्तगू करेंगे और क्या ये मार्का आसानी से सर अंजाम दिया जा सकता है। हुकूमत जो है वो बड़ी मुतमिन है, राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े मुतमिन दिखाई देते हैं और इत्मीनान का इजहार जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने भी कल पार्लिमान के अंदर इत्मीनान का इजहार किया था। तो इस पर ज़रा गौर ख़ौस करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, इस नशरिए में। इसके अलावा जो कल आप जो आने वाला कल है यानी कि 7 नवंबर 6 नवंबर से तुर्की में फिर से मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है अफ़गानिस्तान के साथ और आज पाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने ये बात बताई है कि मुल्ला मुत्तकी ने उनको 6 बार फ़ोन किया और एक दिन में 6 मरतबा फ़ोन किया, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे हैं सारी सूरत हाल के ऊपर। तो क्या तो की जा सकती है कि इस मरतबा जो अफ़गान रजीम है वो, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज जो बड़ी दो टोक अल्फाज में बात बताई कि हमारा उनसे एक ही मुतालबा है, एक नुकाती मुतालबा कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो 6 मरतबा उनकी जो कॉल्स आई वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, और कल जो है वो पाकिस्तान के यानी मशरूत है वज़ीर दिफा का जाना वहाँ पर कि अगर वहाँ से भी उनके हम मनसब या जो काउंटर पार्ट कोई उस लेवल का आया तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी हाई डेलीगेशन जाएगा और वज़ीर दिफा जो हैं वो भी शरीक होंगे। और ये भी ख़बरें हैं कि जो वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर हैं आसिम मलिक साहब वो भी इसमें शरीक होंगे इस वफ्त में। तो देखते हैं कि इसके ऊपर कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, अपने पैनल से पूछेंगे इस पर भी। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के जो आई उनका कहना है कि अमन अमान की ख़राब सूरत हाल, वसाइल कम हैं और इसके ऊपर काबू पाने के लिए फ़ौज के बगैर दहशत गर्दी के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। ये वहाँ की इंतज़ामी मशीनरी कुछ कह रही है, वहाँ की जो सियासी लीडरशिप है जो एक ख़ास मकसद के तहत लाई गई है, यानी कि जो टकराव की पॉलिसी लेके चल रही है पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ये, और उसमें उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो अगर आप देखें तो उसमें अवाइल की स्टेटमेंट्स जो थी उसमें उन्होंने कहा कि जी कि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इस तरह की भी उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों से मुतल्लिक बातें की। तो इसके अगली जो ख़बर है वो बाबा गुरु नानक जो हैं उनका जन्मदिन है और उनकी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब साहिबा की इस सिलसिले में खुसूसी पैगामात हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने उनके जो मजहबी मकामात हैं उनकी किस तरह देखभाल करता है और कितनी आज़ादी है उनको अपनी मजहबी रसूल करने के लिए।
और बाकी हमारे हमसाया ममालिक में उसकी क्या कंडीशन है। ये मौज़ूआत हैं और जनाब हमें ज्वाइन किया है खालिद फारूकी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और जुल्फ़िकार मेहतू साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर ये तरमीम जो है ये कितना बड़ा आपको वो क्या कहते हैं पहाड़ लग रहा है कि ये बिल्कुल आसानी के साथ मामला सारे जो हैं वो तय हो जाएंगे और चीज़ें उसी तरह सब हंसी खुशी जो है वो रहने लगेंगे? असल में इमरान साहब जब भी कोई इस तरह का मामला होता है हम इसको गैर मामूली बना देते हैं, होता नहीं है वो। वैसे आईनी तरमीम बहरहाल गैर मामूली गैर मामूली होता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में महसूस किया जाता है। ओके। और महसूस इसलिए किया जाता है कि किसी भी चीज़ को जिसमें गुड इंटेंशन भी शामिल हो उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इसका मकसद ये हो सकता है, इसका मकसद ये हो सकता है। और बाज़ औक़ात जो प्रोपेगेंडा करने वाले या अपने ख्यालात का इजहार करने वाले लोग होते हैं वो जब उनका अपना दौर होता है तो वही कुछ वो खुद से भी चाह रहे होते हैं। तो आपको याद है कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी जी, उसके लिए बड़ी तगदो हुई, बड़ी कोशिशें हुई। उसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास वो मतलूबा अक्सरियत नहीं थी जिसमें वो जो चीज़ें करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए थे। जैसे आईनी अदालत का क़याम है, इस तरह के मामला जो थे, आईनी इस्लाहात का मामला था, ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। लेकिन उसमें अब ये हुआ है कि एक तो ये है कि मैं इसमें जो बेशतर निकात हैं इनमें सिवाय एक तो चीज़ों के जैसे अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि पीपल्स पार्टी को जैसे एतराज़ात हो सकते हैं इसलिए कि एक मकसद या एक बात ये कही जा रही है बाज़ सर्कल्स की जानिब से, पीपल्स पार्टी वाले भी करते पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि 18वीं तरमीम जो है ये उसको ज़्यादा मुतासर करेगी, गैर मौसर कर देगी, गैर मौसर कर देगी। लेकिन वो भी उनका ये इस बात पर इत्तेफाक भी है कि वो तमाम की तमाम गैर मौसर नहीं हो रही। कुछ चीज़ें जो हैं उसमें आके वो चीज़ें वो कुछ मामला जो हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी से रिलेटेड हैं, जो वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक हैं, NFC अवार्ड की जैसे हम बात करते हैं, इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम जब बात करते हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आके उनका ये ख्याल है कि कुछ सूबों के जो इख्तियारात हैं इनको कम नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, जब 18वीं तरमीम हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान में सियासी माहौल एक डिफरेंट था। पाकिस्तान की जो मजमूई सलामती की सूरत हाल थी ये भी शायद थोड़ी मुख्तलिफ थी, हमारी अपनी ज़रूरियात भी थोड़ी मुख्तलिफ थी। और उस वक्त सियासी जमातों ने एक कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करते हुए 18वीं तरमीम के तहत छोटे सूबों का बिलखुसूस जो एहसास महरूमी है, सूबों का एहसास महरूमी जो है वो कम करने के लिए वसाइल में हिस्सा जो है उसको बढ़ा दिया। सही, जब 56% हिस्सा किया तो 56% ही है जी। वो जब हिस्सा किया तो उसमें यकीनी तौर पे सूबों को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मामला चलाने के लिए मतलूबा फंड्स जो थे वो मुयस्सर आ गए। और इसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि आज पंजाब में, आज सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमतें जो हैं उन मतलूबा वसाइल की वजह से बेशुमार ऐसे काम कर रही हैं जो कि बड़े अच्छे हैं सूबों की तरक्की के लिए, जहां जहां हो रहे हैं। अगर आप कहीं उसमें सोचें कि KP में कितने काम हुए हैं तो उनकी अलग से एक लिस्ट बनाई जाती है कि जो कई काम परफॉर्मेंस का इशू कैपेसिटी का, लेकिन ये सूबों को बहरहाल ये इख्तियार दिया गया था। अब इसमें जब ये आईनी तरमीम ये एक पैकेज है जिसका मतलब पाकिस्तान की सलामती से रिलेटेड भी है, मैं लेकिन इसको 18वीं तरमीम की वापसी नहीं समझता। ठीक, ये मैं जरूर समझता हूं कि इसमें सूबों का इख्तियार कदरे कम बल्कि होगा। वो देखिए 18वीं तरमीम में भी वो मामला था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर 26वीं आईनी तरमीम में भी था। तो ये तो अधूरा एजेंडा है COD का। तो ये आईनी अदालत वाला जो मामला है ना, आईनी अदालत का मामला जो है इसमें पीपल्स पार्टी को भी कोई एतराज नहीं है। पीपल्स पार्टी की ये शुरू से एक ख्वाहिश रही है और उनके शायद मंशूर में शामिल है आईनी अदालत का क़याम, और इसके जरिए दर हकीकत हम बहुत से ऐसे मामलात में अपनी आला तरीन अदलिया को, जो सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर कोर्ट जिस तरह बैठती है, उसको उन मामलात से बचा के मुकदमात की तेज़ रफ्तारी के साथ निपटाने की उसकी सलाहियत में इजाफा भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आईनी मामलात जो हैं वो देर ले जाते हैं और आईनी मामलात पर ही अदालत का ज़्यादा वक्त निकल जाता है जी, और चंद एक मुकदमात की वजह से बाकी सारा एक तसलसल जो है वो रुक जाता है। सो मेरा ख्याल है कि आईनी अदालत के मामले पर तो कुछ नहीं, ऐसा इशू नहीं होगा। इसी तरह मजीद जो आईनी इस्लाहात, अदालती इस्लाहात जो हैं उस पर भी जजेस के तबादले का और जो उसमें इबहाम कुछ पाया जाता है वो भी नहीं होगा।
अब आईनी बेंच जब बनाया गया तो इसे एक इब्तदाई तौर पे एक अबूरी इंतजाम आईनी बेंचेस को कहा गया था। आज भी जब आईनी बेंचेस की तशरीह होती है, हमारे जो आईनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन जब करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इबहाम जरूर नजर आता है। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि आईनी अदालत से तो ये इबहाम दूर होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह जो अदालती इस्लाहात मजीद होंगी, जजेस के तकर्रर का मामला, इस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर का मामला, ये भी जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसमें हमें काफ़ी आसानी होगी। दो चीज़ें जो बड़ी मैं कह दूँ उसमें यह है कि जैसे पाक फ़ौज से मुतल्लिक जो कमांड की तब्दीली और उसका तकर्रर और उसके ओहदे की मुद्दत, इससे मुतल्लिक हमारे यहाँ बाज़ इबहाम पैदा हुए हैं। अब भी ये कहा जाता है कि कुछ इस तरह का इबहाम है जिसमें ये बताया जाता है कि जी कितनी मुद्दत कितनी है मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनकी। अच्छा, अब इसमें जब ये प्रमोशंस, जब ये तकर्रर होता है तो उस वक्त इबहाम बेसिकली होता नहीं है, बाज सर्कल्स की जानिब से इबहाम पैदा कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब भी 2 साल का और 5 साल का मामला है कि ये कितना टाइम है। मेरा ख्याल ये है कि अगर इस चीज़ में एक तो नंबर एक तो ये कि जो बहुत बड़ी मेजर जो तब्दीली हुई वो ये हुई कि जैसे ये भारत की जो नाकाम एक जारहियत थी, जिस तरह उसको पसपा किया गया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह उसका मुकाबला किया, और बिलखुसूस फील्ड मार्शल ने जिस तरह उन्होंने अपनी क़यादत का एक मुजाहिरा किया, उसमें जो आर्मी चीफ हमारे आसिम मुनीर साहब हैं उनको फील्ड मार्शल का जो एक टाइटल जो एजाजी होता है ये मिला। इसका जो है अपना जो एक आईनी कवर है, इसकी ज़रूरत है। ये आईनी कवर इसके थ्रू मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी एक तब्दीली होगी तालीम के। मैं इससे ज़्यादा इस पर भी कुछ इसलिए नहीं बात करना चाह रहा कि क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं जब ये इसका मसला सामने आएगा तो उसमें फिर हम उसके बाद उसको डिस्कस कर सकेंगे। और ये जो तालीम वाला का इशू है, ये जो आपने बात की, बैरिस्टर कील साहब ने भी ये वाली बात जो है वो डिस्क्लोज की हुई है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से मामला है। तो मतलब ये कि खालिद क़य्यूम साहब, ये सियासी जो जमातें हैं इनका अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें, और इनका अपना अपना मंशूर होता है, इनका अपना अपना एक नैरेटिव होता है, ये वो लेके चल रहे होते हैं, तो सारे काम ज़रा मुश्किल होते हैं कि एक दूसरे के मंशूर को ऊपर मान जाना। कुछ चीज़ों के ऊपर तो इत्तफाक था इनका। आपको क्या लगता है कि ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी? देखिए कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें ज़्यादातर जो मामलात हैं वो जो 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर जो मौखर हुए थे, अब वो भी इसमें शामिल हैं। और उस वक्त कुछ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस उनको जो है वो मौखर किया गया था। और अब देखिए उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी, अब सूरत हाल मुख्तलिफ। अच्छा, नहीं अब भी सेनेट में सूरत हाल उसी तरह की नहीं हो जाएगी? नहीं, सेनेट में भी जो है वो सेनेट के अंदर भी जो अक्सरियत है, 2/3 अक्सरियत जो है, हुक्मरान इत्तेहाद जो है बिल्कुल उसके करीब है। जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश, हुकूमत की कोशिश होगी। वैसे तो बड़ी अच्छी बात होती है ना इत्तफाक़े राय से। आइन के अंदर जो तरामीम है उन पर एक वसी तर इत्तफाक़े राय की जरूरत होती है। और देखिए कि 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आइन था, आज तक उसकी अहमियत इसीलिए है कि उस पर तमाम छोटी बड़ी जमातों ने इत्तफाक किया था। तो मेरा ख्याल है कोशिश होगी कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको इत्मीनान में लिया जाए, उनको इस अमल में शामिल किया जाए। और 26वीं आईनी तरमीम पर भी आपने देखा कि उस वक्त PTI को भी शामिल किया गया था, और PTI की कई जो तरामीम हैं, डिमांड हैं, उनको तस्लीम कर लिया गया था। वो उन्होंने शायद जो नहीं किया था, लेकिन इत्तफाक कर लिया था। इत्तफाक करने के बाद जो है फिर वो यूटर्न उन्होंने लिया। ये भी उनके इत्तफाक पर जो है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये भी जो है वो JUI और जो PTI थी उनकी डिमांड पर इसको आईनी बेंच में जो है उस वक्त तब्दील किया गया। लेकिन देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने भी कहा, फरूकी साहब ने भी बात की कि पीपल्स पार्टी के NFC के हवाले से 18वीं तरमीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन जी अगली बात ज़्यादा अहम है कि उनमें हठ धर्मी नहीं है।
आप वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर वो उनको हठधर्मी नहीं, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा तो वो बात समझ जाएंगे? वो बात समझ नहीं जाएंगे, समझने के लिए तैयार हैं। ओके, वो समझते हैं कि बैठकर अच्छा, मैं मैं दोनों जमातों का एनएफसी के मामले के ऊपर जरा जुल्फकार मेहतू साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जुल्फकार मेहतू साहब, आपकी एक्सपर्टी है माली मामलात को देखने की, तो मुझे ये बताइए कि ये कितना बड़ा पहाड़ है जो या कोई खलीज तो नहीं पैदा हो जाएगी इस सारे मामले में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका बड़ा एक खुला डुला स्टांस है, वो मुसलसल बोल रहे हैं कि जी के एनएफसी के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये जरा बताएं कि ये कोई क्या मामला क्या है? जी इमरान, मैं पहले इसके पहले कि मैं आऊँ एनएफसी पे, मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि ये जो तमाम पैकेज है जो 27वीं तरमीम में आ रहा है, इस पे जो आदमी मुखालफत करना चाहता है उसको बड़ी सॉलिड रीज़न देना पड़ेगी। मुझे कोई एक ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि जिसके तहत चाहे पीटीआई हो या चाहे मौलाना फजल रहमान हो कि इसकी मुखालफत करें। मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जो है, उमर अयूब साहब बैठे ही नहीं वज़ीर आज़म के साथ, उससे पहले भी लटकता रहा। अब ये है कि ये कब तक, ये यानी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर कब तक पाकिस्तान को चला सकते हैं? ज़िमनी इलेक्शन होने होते हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की दोनों जमातों का इत्तेफाक वाले, मेरा ख्याल है कि जिस तरह एक अपोजिशन लीडर को कोऑपरेट करना चाहिए वो कर नहीं करते, वो कभी माजी में नहीं किया उमर अयूब ने, बैठे ही नहीं वो। अच्छा, दूसरी बात जो है कि आईनी जजेस के बारे में जो तकर्री वाला जो आईनी अदालत है वो पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है, बल्कि सीओडी का हिस्सा है, तो वो उस पर भी इत्तेफाक राय होगा। फील्ड मार्शल ने जो कारनामा दिया है वो पाकिस्तान की तारीख में, यानी जनरल अयूब ने तो खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल करार दे दिया था, इनको तो सदर ममलकत ने वाने सदर में दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने साथ दिया है, तो इस पर भी इत्तेफाक राय होगा, इसमें कोई मसला नहीं है। आईनी कवर ही देना ना, और तो कुछ नहीं है। और जितना बड़ा कारनामा है ये मैं समझता हूं कि ये आईनी कवर देना पाकिस्तान के अवाम का जिम्मेदारी बनती है उस हिसाब से। अच्छा, अब एनएफसी भी बात करें। देखिए एनएफसी की जो जिसमें तब्दीली आ रही है ना, वो है आर्टिकल 160 का 3A। अब ये 3A कहता है कि जो एनएफसी अवार्ड आइंदा आएगा तो वो पिछले वाले से ज्यादा होगा। अच्छा, इसकी अब आगे देखिए हुआ क्या है। जब ये हुआ था ना ये 18वीं तरमीम में, और उसके बाद फिर ये एनएफसी जब आया था 2010 में, तो ये 5 साल के लिए था, 15 में नया आना चाहिए था। 15 में आता तो 2010 वाले से ज्यादा बढ़ के आता, और फिर 15 के बाद अगला आता तो फिर उससे बढ़ के आता, यानी 9वां 7वां चल रहा है, तो फिर अब 10वां अब आना है। 2 एनएफसी पता क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इससे बढ़ा के देते। ठीक है। और उसका हुआ क्या, 57.5% जो है वो सूबे ले रहे हैं और 42.5% रह गया है वफाक के पास। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है इमरान? सूबे जो हैं 2025 के माली साल में 921 अरब रुपए का सरप्लस था उनके पास, यानी उनके अखराजात खत्म करने के बाद भी 921 अरब रुपए था। और आपको याद होगा अली मीन गंडापुर कहते थे कि हमारा सूबा बहुत अमीर है, बड़ा सरप्लस पैसा हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं, वफाक से नहीं मांगेंगे। तो वफाक क्या कर रहा है? वफाक इस साल भी जो अपना बजट चला रहा है वो 8,200 अरब रुपए का कर्जा उसने डेट सर्विसिंग में रखा हुआ है, यानी कर्जा इतना ज्यादा है कि डेट सर्विसिंग का लेवल ये चला गया। और वफाकी जो साइज है पीएसडीपी का, तरक्याती प्रोग्राम का, वो 1,000 अरब तक सुगड़ गया है। और मेरे ख्याल में मजीद रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ये 700 अरब रुपए तक कट लगेगा। अब बताइए वफाक ने क्या चलना नहीं है? और अगर वफाक ने कर्जा ले लेके सूबों को देना है और सूबों ने आगे चलना है तो फिर ये तो बैलेंस खराब हो गया ना। तो मैं समझता हूं कि रिसोर्सेज कम नहीं होंगे किसी सूबे के, जो हैं वो रहेंगे। अब ये जो 163A है ना, वो ये कहता है कि अगला एनएफसी बढ़ा के नहीं आएगा। अब इसके एक और चीज, आपको एक और पहलू मैं बताऊं। देखिए जो काबिल तकसीम हासिल होते हैं उसमें सेल्स टैक्स का हिस्सा है। अब हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या PL जिसे पेट्रोलियम लेवी कहते हैं, वो आपकी जीडीपी का इस वक्त जो टोटल कलेक्शन है वो 1.03% के बराबर, मतलब 1470 अरब रुपया PL में आ रहा है। लेकिन हम मजबूरी है, अगर उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाते हैं तो वो चारों सूबे ये भी ले जाएंगे। तो वफाकी को बंदे कैसे चलना है? अगर वफाकी पाकिस्तान ताकतवर नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि ये एनएफसी की एक बैलेंसिंग है जो उस वक्त ही करनी चाहिए थी। अब मजीद इसके अंदर अगर आप नए चारे सूबे इफेक्ट होंगे, जो लोन आना है वो पाकिस्तान के अंदर फिर PL लगेगी, पेट्रोल महंगा होगा। तो मैं समझता हूं कि ये चारों, आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उनको ये सारी समझ है, और उनकी जो इकनॉमिक टीम है जिसमें जो है वो वज़ीर ख़जाना भी रहे, तो ये सभी लोगों ने फैसला किया। मुझे अंदर की खबर थोड़ी सी पता है कि वो इस बात के कन्विंस्ड हैं कि ठीक है जो नया एनएफसी आएगा 163A अगर उसमें चेंज करना पड़ती है तो कोई हर्ज नहीं।
यानी बढ़ा के नहीं देना, नहीं बढ़ाना नहीं है, जो है वो तो रहने ही रहने है। वो तो रहने नहीं रहना। चलें, अच्छा मुझे ये बताइए कि मैं अगले टॉपिक के ऊपर आता हूँ और आप ही से इसका आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि ये जो अफगान कल से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट जो पाकिस्तान ने उनके जो एंट्री पॉइंट्स हैं रुके हुए हैं, उनकी जो वो तजारत वाला जो मामला है, वो कितना अफेक्ट करेगा और उनको कितना मजबूर करेगा, ये एक प्रेशर के तौर के ऊपर वो उनको फील कर रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है इमरान। उनके जो ख़ास तौर पे जो हमारा ये तोरखम बॉर्डर है और उधर से जो चमन का बॉर्डर है, इनके तमाम ट्रेड रुकी हुई है। वहाँ ट्रकों में जो उनकी सब्जियां, फ्रूट्स और ये जिनकी वजह से वहाँ के काश्तकार किसान ने ये फसल बेच के अपना पूरा अगला साल खर्चा चलाना था, वो सारा पेरिश हो गया। वो सारी वहाँ पे ट्रकों में गल सड़ गए हैं। अब वो सारे जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक वाहिद रास्ता है जहाँ से अफगानिस्तान की ट्रेड चलती है और उनकी छोटी सी इकॉनमी है, $17.5 बिलियन का टोटल साइज है। बाकी जो ब्लैक इकॉनमी भी आप डालें तो वो इतनी बड़ी नहीं है। अब पाकिस्तान अगर ये बॉर्डर ही बंद रखता है ना, तो पाकिस्तान का फायदा पता क्या हो रहा है इमरान? वो ये हो रहा है कि ये जो स्मगलिंग का माल हमें डैमेज कर रहा था ना, वो अब स्मगलिंग भी बंद हुई है क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत सख्त है, सब चीजें लगी हुई हैं। जितना मर्जी बॉर्डर हो, अब अंदर ना माल पाकिस्तान के अंदर आप देखें स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस है अभी, वरना जो आप देख चीजें जो हैं वो सीजनल होती हैं, वो महंगी होती चली जाती है, लेकिन अब नहीं हो रही। तो मैं समझता हूं कि ये कल जो मुज़ाकरात वहां पे हो रहे हैं और जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है बार बार कि हम तो सिर्फ आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ऊपर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यार ये मुझे बताया कि ये कौन सा ऐसा मुतालबा है जिसको कोई दूसरा मुल्क तस्लीम ना करे। मुंह से कहते हैं, अमीर मुत्तकी मुंह से कहते हैं कि हम अपनी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तो हो रहा है ना। और फिर पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान की एक फौज है ऑर्गेनाइज्ड, और तुम्हारे पास तो यानी क्या है पाकिस्तान बेसिकली जो एक फिनोमेना है एक मॉडर्न स्टेट का, या जो तारीफ है उसके ऊपर पूरा उतरता है, और वो शायद उस तरह से एक मुनज़्ज़म रियासत की तरह नहीं। वो वहां पे अब देखिए ना, इन्होंने जो दोहा एग्रीमेंट है उसके मुताबिक चले भी नहीं ना। वहां के अवाम को जो हक देना था रिप्रेजेंटेशन का, जब वोट का, जिस तरह से भी, वो तो नहीं दिया ना। अब तो एक बड़ी सूरत खराब हो जाएगी इनकी अगर पाकिस्तान इनके साथ सीधा हो गया। तो पाकिस्तान अब भी बहुत नरम है, पाकिस्तान सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं, वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा वक्फा ले और वापस आके खालिद फरूकी साहब से पूछेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जो अफगान रजीम को अमन और सुकून के साथ नहीं रहने देती। एक वक्फा छोड़। जनाब जुल्फ़िकार महतू साहब हमसे रुखसत हो गए हैं और उनकी जगह हमें ज्वाइन किया अहमद वड़ायत साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी तरफ आने से पहले मैं एक टॉपिक चल रहा है उस पर बात करेंगे खालिद फरूकी साहब से। खालिद फरूकी साहब, ये मैंने जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि चलें कल मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है। एक छोटा सा मुतालबा है, एक ऐसा मुल्क जिसकी ना फौज, ना रियासत का वो स्ट्रक्चर, ना कोई तालीमी कोई ढांचा, रियासती ढांचा उस तरह से नहीं, इंतज़ामी ढांचा बिल्कुल ना होने के बराबर, इकॉनमी है कोई नहीं, लैंड लॉक है, और मजबूरी उसकी ये है कि पाकिस्तान के रास्ते उसकी सारी तिजारत होनी है, या फिर दूसरी तरफ उस तरफ भी उनकी दुश्मनी है मशरक़ वस्त बईद में। तो ये कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनको इन मजबूरियों को भी नज़रअंदाज करके महाजराई या फिर कम अज़ कम शर्मंगेज़ी की तरफ माइल करते हैं पाकिस्तान के हवाले से? एक लफ्ज़ बड़ा वसी तर मानी में इस्तेमाल होता है, हम आम तौर पे बोलते हैं, वो है जाहिल होना किसी का। ये जहालत है। जिस दुनिया में अफगान तालिबान रह रहे हैं वो आज की दुनिया नहीं है। वो इस दुनिया में रहने के शायद काबिल भी नहीं है। उनको तो बड़े लोग आइडियलाइज भी करते हैं। कोई जो आइडियलाइज करते हैं फिर वो वहीं पे चले जाए ना। उनको तो फिर वहां पे चले जाना चाहिए। और उन लोगों की वजह से वो एलिमेंट पाकिस्तान में भी आए और उन्होंने आके पाकिस्तान में ये जो मुसीबत खड़ी की हुई है दहशतगर्दी वाली, ये उन्हीं की वजह से है। बेसिकली देखिए, एक तो यह है कि हम अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जब हिस्ट्री पे गौर करते हैं तो उसमें यह मालूम होता है कि अफगानियों ने पाकिस्तान को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह से एक हमसाया मुल्क को हकायक को तस्लीम करते हुए सरहदें मान लेनी चाहिए। सो वहाँ पे हर जो भी हुकूमत आई उसने इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये तालिबान रजीम है, इसके बारे में हमारा ये ख्याल था, हमें ये खुश फहमी थी और दुरुस्त खुश फहमी थी कि भाई ये यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, नमक
हराम नहीं होंगे, नमक हलाल होंगे। तो जिस तरह की उन्होंने ये सारी सख्त अल्फाज बोल गए आप। एग्जैक्टली नहीं किया भी ख्वाजा उन्होंने आसिफ साहब यही है की ना तरह। कि हाँ, किया ठीक भी है। उन्होंने यही कुछ है ना सही। कि मतलब ये है कि जिस कौम ने आपके ऊपर मेहरबानियां की हों, आप याद रखें, मैं एक बात करूं, जो भी कौम, जो भी फर्द एहसान का बदला जो है वो एक एहसान फरामोशी में देती है, ना उसको रब पसंद करता है, ना उसको रब के पैदा किए इंसान पसंद करता है। ठीक। सो इन लोगों ने वो मामला किया है, इन्होंने हर एग्रीमेंट तोड़ा, इन्होंने हर मुआहदा तोड़ा, इन्होंने पाकिस्तान की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद कि हमने उनको जितनी हमने उनको सपोर्ट दी, ये कहते हैं जी कि हमारा वो 3 पावर जो आलमी ताकतें थी, हाँ उनका जी, the कब्रिस्तान- three empires, भाई हम graveyard of the आपको रोटी empires। देते रहे, हम आपको पानी देते रहे, हम तालीम देते रहे, आप पनाह हमारे देते यहाँ रहे। पे, हम यहाँ पे आप रहते थे। इसके बावजूद अब आप जहालत की दुनिया में रहना चाहते हैं और इसके पीछे ब्लैकमेलिंग है। उनका ये ख्याल है, 2 रास्ते हैं ना, एक है अच्छे ताल्लुकात, एक है ब्लैकमेलिंग का रास्ता। वो ब्लैकमेलिंग का रास्ता है जिसके जरिए वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके अपने मुतालबात मनवाए जाएं। ये जो अभी जुल्फकार महतो ने भी बात की, ठीक बात है, ये स्मगलिंग जो है ये इन्हीं की वजह से होती है, इन्हीं की वजह ये से अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में स्मगलिंग एक होती ट्रक है। किधर से जाता है, घूम के फिर तो घूम के फिर इधर ही आ जाता है। सो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये जो अफगानिस्तान के मसले का सबसे बेहतरीन हल है, क्योंकि हम आज़ादी से एक बात कर सकते हैं और मैं कह सकता हूँ कि मसले का जो हल है वो ये है कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। जी बिल्कुल। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है, ये दोहा एग्रीमेंट है। और अगर उसमें अफगानिस्तान की बाकी जो कुव्वतें जो बैलेंस करती हैं मामलात को, अगर उनको बाहर रखा जाता है तो एक ये हुकूमत नहीं, ये एक जत्था है और मखसूस सोच वाला है, ये वहाँ पे हुकूमत कर रहा होगा। पर इसका इलाज करना कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। ये तो पाकिस्तान ने जितनी नरमी से काम लिया, अब तो सिर्फ उनकी ट्रेड रोकी हुई है ना हमने, तो ट्रेड रोकी रखनी चाहिए। क्यों हम उनको ट्रेड करने की इजाज़त दें? इसलिए कि वही जो वो पैसा है, अभी आपने परसों की जो DG ISPR की जो ब्रीफिंग थी उसमें नहीं सुना क्या उन्होंने इन लोगों ने जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, 12,000 एकड़ वो रकबा है जिसके ऊपर पोस्ट की काश्त की है। उसकी इनकम का जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 100 अरब है तकरीबन बनती, इसलिए कि 2 फसलें उसमें से मिलती हैं और उसकी पर एकड़ जो पैदावार है वो 20 से 25 लाख रुपए है। अच्छा, अब इतनी इनकम और फिर तेल की, पेट्रोल की जो ईरानी सरहद से स्मगल होता है, वो ये सारा लोग, और उसके जरिए ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। फिर वो जो वेपन अमेरिका यहाँ छोड़ गया था, इनका ये ख्याल है कि उस वेपन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सही। और इन्होंने कुछ ऐसे, अब जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यह है कि कुछ इनके पास मिसाइल ऐसे हैं जिनकी रेंज थोड़ी है, जो पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच सकते हैं। उसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। लेकिन और दूसरी जो सबसे बड़ा उनका जिस मुल्क पे उनका इन्हिसार अब बढ़ गया है वो हमारा दुश्मन भारत है। आप ठीक है, ये भारत के साथ अपने ताल्लुकात बनाएं, इन्होंने ट्रेड करनी है तो फिर पाकिस्तान के रास्ते नहीं, ना चमन न तोरखम, ये ठीक है, फिर को अपनी चाबहार या गुलबहार का रास्ता ढूंढें, तो वहां से ये ट्रेड करें और वहां से जाके तो भारत से जो मंगवाना चाहते हैं मंगवाएं, जो देना चाहते हैं। और जो सेंट्रल एशिया से, मैं इनकी रिपोर्ट्स देखता हूँ, कभी कहते हैं जी हमारे 10 करोड़ के कालीन बिक गए सेंट्रल एशिया को, कभी कहते हैं 20 करोड़ के बिक गए, फिर बेचते रहें कालीन, वहाँ बेचते रहें सब्जियाँ, ये कुछ बेचते रहें। बाकी जो जिस पत्थर के ज़माने में वो रहना चाहते हैं, अगर उनकी मर्जी मंशा ये है कि खुद भी और अपनी कौम को भी इसी में रखना है तो वो उसमें रखें फिर। सही। ये खालिद क़य्यूम साहब, ये मुझे बताइएगा कि एक तो 2 हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने हैं और दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से IG जो पुलिस हैं उनका कहना है कि ये फ़ौज की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब है, वो तस्लीम कर रहे हैं और वो तालिबान के साथ खड़े हैं और तालिबान के साथ तुर्की में मुज़ाकरात हो रहे हैं। कामयाबी का इम्कान कितना है अगर तालिबान जो हैं वो बैकआउट करते हैं अपनी TTP को सपोर्ट करने वाली इल्लत से, यही कहूँगा मैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? देखिए कि पहली बात तो ये है कि जो अब तक जब भी किसी दौर में भी अफ़गानिस्तान के साथ जो भी मामलात हुए, मुज़ाकरात हुए, मुआहदे हुए, उन पर कभी जो है वो अफ़गान हुकूमतों की तरफ से अमल दरामद नहीं किया गया। और इस वक्त भी जो है मैं समझता हूँ कि उनकी किसी बात पर यकीन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए
पाकिस्तान चाहता है कि हमें जो है, जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे नए वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने ये फरमाया कि उनके वज़ीर ख़ारजा का जो है वो 6 बार फ़ोन कॉल आई और हमारी तरफ से एक ही जवाब था कि आप वहाँ अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सही। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान अब यही चाहता है कि इस हवाले से तहरीरी ज़मानत जो है वो दी जाए और जो 2 सालस हैं ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनको भी इस हवाले से ज़मानत उनके सामने जो है वो दी जाए, जिससे अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है वो ग्रेस कर रही है, जिस वजह से मुज़ाकरात का अमल जो है वो इल्तवा का शिकार हुआ। लेकिन एक बात तय है, जो पाकिस्तान ये तय कर चुका है कि अब दहशत गर्दी ख्वाह उसके सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर हों या दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान से हो या पाक अफ़गान सरहद पर हो, वहाँ पर अब ज़ीरो टॉलरेंस जो है इसकी पॉलिसी बना ली गई। सही। और इस पर मैं समझता हूँ कि इस पर सख्ती से अमल होता है या फिर कोई रायत दी जाती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप अहमद वड़ैल साहब, ये गुरु नानक साहब का जो है वो यौम पैदाइश है और सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा, इनके बड़े खैर सगाली पैगामात हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान में उमूमी तौर के ऊपर जो अक़लियतें हैं उनका रहन सहन और उनके साथ जो माशरती तौर के ऊपर जो हमारे राब्ते हैं, ये नहीं आम पाकिस्तानियों के बल्कि वो भी पाकिस्तानी हैं, एक अजीब सी बात लगती है ये बात करते हुए, तो वो किस नैयत के हैं और अक़लियतों को वैसे पाकिस्तान को रियासती सतह के ऊपर किस तरह से ट्रीट किया जाता है और बाकी दुनिया में, खुसूसन जो हमारे बाकी दुनिया से मुराद ये है कि भारत के साथ आपका कंपैरिजन है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो बाबा गुरु नानक हैं उनकी जो जाए पैदाइश है वो ननकाना साहब में है जी हाँ, और जो उनकी जाए मदफून है वो भी पंजाब के शहर करतारपुर में है, नारोवाल में। यही वजह है कि जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की जो सिख कम्युनिटी है वो पाकिस्तान को अपने लिए बड़ी एक मुकद्दस सरजमीन समझती है, जो पूरे साल यहाँ पर यानी कि अपनी बात के लिए आते जाते रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो दस्तूर ने बड़ा क्लियर कर दिया अपनी अक़लियतों के मुतालिक। उसके 5 आर्टिकल हैं, 5 के 5 आर्टिकल जो है वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, जिसमें 20, 21, 22, 25 और 32 आर्टिकल जो है उसमें पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कहा कि हमारी नज़र में, रियासत की नज़र में तमाम जो शहरी हैं वो बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर है और जितनी अक़लियतें जो पाकिस्तान में बसती हैं, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो उनका कोई और मज़हब है, हिंदू से उनका ताल्लुक़ है बरादरी से, उनके लिए जो उनकी इबादत गाहें हैं वो पाकिस्तान में बिल्कुल महफूज भी है, मजबूत भी है। वो जब चाहें अपनी इबादतगाहों में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं, किसी किस्म का उनको कोई यहाँ पर मसला नहीं है। रहेगी बात हमारे यहाँ पर जो भारत की है, देखिए भारत जो है उसमें 80% हिंदू रहते हैं और 20% उसके पास जो अक़लियतें हैं। अक़लियतों का आलम ये है कि सिख बरादरी जो है वो आज भी 1984 में भी, पहले भी, जो सा मर्जी हम अहद उठाकर देख लें, वो अपनी शनाख्त का, अपने हकूक़ का, बुनियादी हकूक़ का मुकदमा लड़ते रहे। वहाँ पर ना सिख महफूज रहे, ना ईसाई महफूज रहे, हत्ता कि जो उनकी दूसरी तीसरी किस्म के जो हिंदू हैं निचली सतह के, उनके साथ भी जो सलूक होता है वो भी बड़ा गनौना किस्म का है। आपको याद होगा कि भारत ने यहाँ तक किया अपनी अक़लियतों के लिए कि 370 जो 35A आर्टिकल था उसकी जो हैसियत थी उसको बदल दिया। लद्दाख में, जम्मू में और मकबूजा कश्मीर के जो हिस्से हैं उनको अपने साथ शामिल कर लिया। जो उनकी शनाख्त थी, जो उनका शेड्यूल था, जो आइन ने उनको हकूक़ दिए थे, उनकी जायदादों के मतलब, उनकी नौकरियों के मतलब, जो कुछ भी उनको दिया भारत में, वो सारा का सारा जो है वो भारत की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी ने उसको ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो अक़लियतें हैं उनकी निस्बत पाकिस्तान में जो अक़लियतें बचती हैं वो ज़्यादा महफूज हैं। और ये देखिए कि 1984 में भी गोल्डन टेम्पल के अंदर रियासत ने किस तरीके से जाकर उनकी बातगाह में जो सिख है उनका कत्लेआम किया और इंदिरा गांधी के कत्ल होने के बाद भी 3000 से ज़ायद सिखों का कत्लेआम किया गया। और आज जब जो सिख हैं जो पूरी दुनिया में जब वो अपनी शनाख्त की बात करते हैं, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में जो अपना मुकदमा पेश करते हैं, जब वो जाकर रेफरेंडम करवाते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हमारी शनाख्त अलग से दी जाए। और भारत ऐसा मुल्क है कि जो कनाडा में जाकर हरदीप सिंह जैसे यानी कि वहाँ पर जाकर उन्होंने
उनको कत्ल करवा दिया। बिल्कुल, उनकी तहरीक को किस तरीके से कुचला जा रहा है। और हमारे मुल्क में होली होती है सियासी, सकाफती और मजहबी तौर पर आज़ादी है, यानी कि होली भी हो तो आज़ादी है। वक्त खत्म हो गया, चलते चलते हम अपने से वो गुरु नानक जो हैं उनके यौम जन्मदिन के ऊपर उनको मुबारकबाद देते हैं और उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।